प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी और साथ ही साथ हम इंडियन नेशनल आर्मी की भी हिस्ट्री कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडियन नेशनल आर्मी वो आर्मी थी जिसको कि कमांड करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते थे ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने एक आर्मी को लीड किया। तो वो आर्मी इंडियंस की ही बनी हुई थी और इंडिया के फ्रीडम को अचीव करना चाहती थी। तो इस लेक्चर में हम सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कि आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, उन दोनों की कंबाइंड हिस्ट्री, क्योंकि दोनों तो मिले हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस को बिना इंडियन नेशनल आर्मी पढ़े हम समझ नहीं सकते, और जब भी इंडियन नेशनल आर्मी का जिक्र आएगा तो सुभाष चंद्र बोस का तो आएगा ही आएगा। तो दोनों एस्पेक्ट्स हम इकट्ठे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बचपन के दिनों की। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में हुआ था। तो कटक आज उड़ीसा में है, लेकिन उस वक्त उड़ीसा कोई सेपरेट स्टेट तो था नहीं, तो बंगाल प्रोविंस का ही हिस्सा हुआ करता था उड़ीसा डिवीजन, और उड़ीसा डिवीजन के अंदर आता था कटक। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी जो एंसेस्ट्रल फैमिली है वो कैलकाटा को बिलोंग करती थी। तो इनके पिताजी जो हैं जॉब की वजह से कैलकाटा से कटक शिफ्ट हो गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जिस फैमिली में पैदा हुए थे वो काफी रईस, काफी वेल्दी बंगाली फैमिली थी, और सुभाष चंद्र बोस के काफी भाई बहन थे, यानी लंबी चौड़ी फैमिली थी और पैसे वाली फैमिली भी थी। तो इनके फादर जो थे जानकी नाथ बोस, वो एक प्लीडर थे। अब देखो बच्चों, प्लीडर क्या होता है? प्लीडर एक तरह का लॉयर होता है जो कि सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट करता है कोर्ट में। तो जानकी नाथ बोस अंग्रेज सरकार की तरफ से कोर्ट्स में पैरवी करते थे, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी कई तरह के केसेस होते हैं ना, या कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से वकील अपॉइंट करती है। तो ऐसे ही वकील प्लीडर कहलाते थे, और जानकी नाथ बोस ऐसे ही एक प्लीडर थे। जानकी नाथ बोस एक काफी पावरफुल, काफी इन्फ्लुएंशियल लॉयर थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, तो उनकी जान पहचान बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे थी। तो जानकी नाथ बोस चाहते थे कि मेरा बेटा सुभाष चंद्र बोस भी मेरी ही तरह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छी नौकरी करे, कोई बड़ा बाबू बन जाए, कोई सरकारी बड़ा बाबू बन जाए, जैसे कि मैं हूं, मुझसे भी बड़ा वो सरकारी अधिकारी बने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसी को नौकरी तभी मिलेगी ना, नौकरी मिलना ही मुश्किल था इंडियंस को तो वो छोटी मोटी नौकरियां ही दिया करते थे, ऊपर की नौकरी देते नहीं थे। तो अगर कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि उसको इंग्लिश मीडियम की ट्रेनिंग मिले, वही तौर तरीका उसको समझाया जाए जो ब्रिटिश अपनाते हैं, ताकि वो ब्रिटिश की तरह बोल सके, ब्रिटिश की तरह चाल ढाल अपना सके, ब्रिटिश की तरह कपड़े पहन सके, तभी तो ब्रिटिश उसको अपनाएंगे, उसको अपनी नौकरी में जगह देंगे। तो यही सोच के फादर जानकी नाथ बोस ने सुभाष चंद्र बोस का एडमिशन एक बहुत अच्छे एंग्लो मीडियम स्कूल में करा दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का तो मन किसी और ही चीज में लगता था। सुभाष चंद्र बोस जो है बचपन से ही काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनका दिमाग जो है धर्म की बातों में, ग्रंथ में, रामायण महाभारत इस तरह की चीजों में ही लगा रहता था। तो इनकी जो मदर थी, इनको किस्से कहानियां रामायण महाभारत की पढ़ पढ़ के सुनाती थी। तो जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त बंगाल में रामकृष्ण परमहंस के काफी चर्चे हुआ करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जो है एक कह लो कि काली मां की पूजा करने वाले एक साधु संत थे। तो ऐसा माना जाता है कि उन काफी डिवाइन थे, काफी बड़े लेवल के वो संत थे, काफी उनको ज्ञान था। तो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो अगर हम बात करें 1880s के बंगाल की, 1880s से लेके 19th सेंचुरी के बंगाल की, तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को लगभग पूरे बंगाल में पूजा जाता था, भगवान का दर्जा दिया जाता था।
तो सुभाष चंद्र बोस भी उस वक्त छोटे थे, तो बचपन में ये भी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की बुक्स वगैरह पढ़ते थे और काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे उनसे। अब अगर बात करो सुभाष चंद्र बोस कैसे स्टूडेंट थे, तो ये पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। थ्रू आउट दी करियर इन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इनकी जो मैट्रिक एग्जाम हुई, मैट्रिक यानी 10th क्लास की एग्जाम में 2nd रैंक आई थी। तो उस वक्त जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ करता था, क्योंकि कटक में रहते थे ये, तो कटक से रह के इन्होंने मैट्रिक एग्जाम दिया था। तो उस वक्त कटक यानी बंगाल का पूरा जो मैट्रिक एग्जाम होता था वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी करवाती थी। तो आप कह लो कि पूरे बंगाल में 2nd रैंक आना ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो जब फादर को लगा कि हाँ मेरा बेटा बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है, इतना ब्रिलियंट है, तो इनके फादर जानकीनाथ बोस ने सुभाष चंद्र बोस को कैलकाटा भेज दिया कि आगे की पढ़ाई तुम कैलकाटा में रह के ही करो। और कैलकाटा में प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका एडमिशन करा दिया गया। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज का फंडा भी आप समझ लो बच्चों, जब भी पढ़ो तो पूरी डिटेल में पढ़ो। तो अंग्रेज 3 प्रेसिडेंसी बना के बैठे थे। तो एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी मद्रास, एक हुआ करती थी कलकत्ता और एक होती थी बॉम्बे। तो यही 3 प्रेसिडेंसी से अंग्रेजों ने अपनी कहानी स्टार्ट की और बाद में पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो 3 प्रेसिडेंसी में 3 कॉलेज बनवाए थे अंग्रेजों ने। यही कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाते थे। यही फंडा है प्रेसिडेंसी कॉलेज का। आज भी प्रेसिडेंसी कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज उस वक्त देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक था। एक क्या, सबसे अच्छा कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज ही था। तो वहां पे एडमिशन हो गया सुभाष चंद्र बोस का। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को पूरे कलकत्ता में सब बातें करने लगे कि अरे ये लड़का कौन है, सुभाष चंद्र बोस। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं कि इसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका नाम था E.F. ओटन। तो उनकी आदत थी कि जब भी वो क्लास में पढ़ाने आते थे तो वो भारत की कल्चर का, भारत की जो रिलीजन होती है, भारत के लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। और ये बात सुभाष चंद्र बोस से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने 1-2 बार तो इग्नोर किया, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस और उनके दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि इस बदतमीज प्रोफेसर को सबक सिखाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस और उनके दोस्तों ने मिलकर E.F. ओटन को एक बार सीढ़ियों से उतर रहा था E.F. ओटन, तो वहीं सीढ़ी के पास पकड़ के उसको पीट दिया। तो पीटने से हंगामा मच गया कि छात्र जो है प्रोफेसर को मार रहे हैं, और वो भी प्रोफेसर कौन, अंग्रेज। किसी इंडियन प्रोफेसर को मारा होता तो चलो ठीक है मामला दब जाता, लेकिन ब्रिटिश प्रोफेसर को पीट डाला। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पूरे कलकत्ता में खबर फैल गई कि देखो ये कौन है, ये तो प्रोफेसर को ही पीट देता है। और लोग इसकी तारीफ भी करने लगे कि देखो देशभक्ति हो तो ऐसी कि अपने देश के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता ये लड़का। तो जो भी है, सुभाष चंद्र बोस काफी कम उम्र में ही पूरे कैलकाटा में फेमस हो गए थे। तो इस घटना के बाद, क्योंकि आप अपने प्रोफेसर को मारोगे तो कॉलेज तो चुप नहीं बैठेगा, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज ने रस्टिगेट कर दिया सुभाष चंद्र बोस को कि तुम कॉलेज से निकल जाओ, तुम पढ़ने लायक नहीं हो इस कॉलेज में। तो जानकीनाथ बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के फादर, वो तो काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उनकी काफी पहुंच थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही वो काम करते थे। तो उन्होंने काफी कोशिश की कि मेरा बेटा दोबारा से प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिट हो जाए। तो 1 साल के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। फादर ने काफी कोशिश की। तो 1 साल के बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने फैसला किया, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता था प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि चलो यंग लड़का है, इसका लाइफ मतलब इसकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हम इसको दोबारा एडमिशन दे देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज में तो इसको एडमिशन देंगे नहीं, ताकि फिर से, क्योंकि एक बार वहां पे हो गया, माहौल खराब हो गया, तो फिर तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से तो पहले ही ये निकाले जा चुके थे। इनको जो री एडमिशन मिली वो 1 साल के बाद मिली, और इस बार इनका कॉलेज चेंज कर दिया गया। इनको कहा गया कि एडमिशन चाहिए तो स्कॉटिश कॉलेज में हम आपको दे देते हैं। तो स्कॉटिश कॉलेज से इन्होंने अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी की।
तो स्कॉटिश कॉलेज से इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली, बीए की डिग्री ली, और उसके बाद ये चले गए लंदन, क्योंकि फादर का क्या सपना था कि मेरा बेटा जो है काफी अच्छे से अंग्रेजों की तरह पढ़े, अंग्रेजी काफी अच्छी बोले, अच्छे अच्छे अंग्रेजों की तरह कपड़े पहने। तो जानकी नाथ बोस ने अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दिया, और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इनका। तो 1919 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप देख रहे हो उस वक्त की तस्वीर है सुभाष चंद्र बोस जी की। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने के पीछे एक और वजह थी। वो वजह ये थी कि उस वक्त जो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करते थे, उनका जो पहला राउंड हुआ करता था, शुरुआती राउंड हुआ करता था, वो लंदन में ही होता था। तो आज का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, समझ लो उस वक्त इंडियन सिविल सर्विस सेम चीज थी। तो इसके लिए तो आपको लंदन जाना ही पड़ेगा। तो एक पंथ दो काज, यानी लंदन जाके पढ़ाई भी कर ली और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू कर दी। तो पढ़ने में तो ये ब्रिलियंट थे ही। तो 1-1.5 साल लंदन में रह के तैयारी करी, और 1921 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के जो पहले राउंड होते हैं, पहला राउंड क्लियर कर लिया, और उसमें इनको ओवरऑल 4th रैंक आई। तो पहला राउंड क्लियर करने के बाद प्रोबेशन पे भेजा जाता है, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाता था कि आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं, स्विमिंग आती है कि नहीं, इस तरह के टेस्ट होते थे, तब जाके आप फाइनली सेलेक्ट होते थे। तो इन्होंने पहला राउंड तो क्लियर कर लिया, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया। अब इनको प्रोबेशन पे भेजा जाना था, यानी प्रोबेशन क्लियर कर लेते तो फाइनल ज्वाइनिंग इनकी हो जाती। तो अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी दौरान इंडिया में जो हालत है काफी बिगड़ चुकी थी। उस वक्त इंडिया में बड़े बड़े मतलब रिवोल्ट्स हो रहे थे अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ। महात्मा गांधी तो ऑलरेडी नेशनल लीडर बन गए थे। तो आप अगर जानते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चल रहा था इंडिया में 1920 से लेकर 1922 तक, तो पूरा इंडिया जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। जलियांवाला कांड जैसे बड़े बड़े कांड हो गए थे, और सुभाष चंद्र बोस लंदन में बैठे बैठे इंडियन सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, यानी अंग्रेजों के गवर्नमेंट में ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे थे। तो अचानक से उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये जो मैं कर रहा हूं, क्या ये सही कर रहा हूं? जब मेरा पूरा देश अंग्रेजों को भगाने में लगा हुआ है, तो मैं क्यों अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए मरा जा रहा हूं? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अचानक से उन्होंने डिक्लाइन कर दिया ऑफर, प्रोबेशन पे जाने से मना कर दिया, और अपने मदर को चिट्ठी लिखी, फादर को चिट्ठी लिखी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता। तो सुभाष चंद्र बोस की जो मदर थी वो महात्मा गांधी की बहुत बड़ी फैन थी। तो इन्होंने लिखा कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, महात्मा गांधी से सीखो, उन्होंने भी तो अपना करियर छोड़ा। तो इस तरह से मदर और फादर दोनों ने सपोर्ट किया कि ठीक है, अब तुम नहीं करना चाहते तो ना करो। तो सुभाष चंद्र बोस क्योंकि एक बंगाली थे और कलकत्ता में रह चुके थे, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, CR दास, चित्तरंजन दास। तो उस वक्त वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो कह लो प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर। तो CR दास सुभाष चंद्र बोस को जानते थे, और सुभाष चंद्र बोस ने 4थी रैंक भी हासिल की थी। तो सब इज्जत की नजरों से देखते थे सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने चिट्ठी लिखी CR दास को कि मैंने 4th रैंक अचीव किया है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो CR दास ने पूछा क्यों नहीं करना चाहते? तो बोला कि मैं फ्रीडम स्ट्रगल करना चाहता हूं, मैं भी अपने देश की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो CR दास कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में यही इच्छा है तो तुम वापस इंडिया आ जाओ और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा देश के लिए लड़ने का। अब यही सोच के सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडिया लौट जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस 1921 में इन्होंने सिविल सर्विसेज निकाला था। यह कहानी है लगभग जून की। तो अगले महीने ही यानी जुलाई में ये वापस लौट के आ गए। तो जुलाई 1921 में
इनका जहाज, क्योंकि उस वक्त लंदन से तो जहाज में ही बैठ के लोग आते थे वापस अपने देश, तो पानी के जहाज से आए और बॉम्बे में इनका जहाज लगा। तो बॉम्बे पहुंचे ये कब? जुलाई 1921 में। तो संयोग से उस वक्त महात्मा गांधी बॉम्बे में ही थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कोशिश की, महात्मा गांधी से अपॉइंटमेंट उनको मिल गया। तो महात्मा गांधी के लिए इनके दिल में काफी इज्जत थी, इसलिए वो महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि महात्मा गांधी के गाइडेंस में फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो जाएं। लेकिन जब ये महात्मा गांधी से मिले तो इन्होंने कई सवाल किए महात्मा गांधी से कि हम फ्रीडम स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट हमारा प्लान क्या है? तो महात्मा गांधी वही बोलते रहे कि सत्य, सत्याग्रह, अहिंसा। तो ये चीज सुभाष चंद्र बोस को कन्विंस नहीं कर पाई। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि सिर्फ सत्याग्रह और अहिंसा से क्या अंग्रेजों को भगाना पॉसिबल है? तो बिल्कुल ही कन्विंस नहीं हुए सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने आगे चल के अपनी बुक में लिखा कि मैं महात्मा गांधी की इज्जत तो बहुत करता हूं, लेकिन उनके बताए रास्ते से फ्रीडम अचीव हो जाएगी ये मुझे लगता नहीं है। तो महात्मा गांधी के तरफ से तो इनका मोह भंग हो गया और ये और नजदीक आ गए सी आर दास के। सी आर दास के कहने पे ही तो ये इंडिया लौट गए थे ना। तो सी आर दास यानी चितरंजन दास, दोनों बंगाली, दोनों कलकत्ता के रहने वाले। तो सी आर दास के कहने पे इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस ज्वाइन करते ही इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम पढ़ने लिखने वाले हो, इतने पढ़ाई लिखाई तुमने की है, इंग्लिश वगैरह बोल लेते हो, तो तुम्हें उसी लायक हम काम देते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने खुद से अपना एक न्यूज़पेपर चालू किया। उस न्यूज़पेपर का नाम रखा स्वराज। अब स्वराज का फंडा क्या है कि इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे सी आर दास, इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई हुई थी। तो उसी स्वराज पार्टी के नाम पे अखबार निकाला। किसने निकाला? सुभाष चंद्र बोस ने निकाला स्वराज। दूसरे अखबार की जिम्मेदारी भी इनको दी गई। तो एक अखबार जो खुद चितरंजन दास ने उसको एस्टेब्लिश किया था, उसका एडिटर भी बना दिया। तो अब सुभाष चंद्र बोस को पहली जिम्मेदारी क्या मिली? 2 अखबारों को संभालने की। पहला अखबार तो उन्होंने खुद से स्टार्ट किया था, उसका नाम था स्वराज, और दूसरा अखबार था फॉरवर्ड। आगे चल के आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो चीजें एक से जुड़ी होती है, एक चीज दूसरे चीज से कैसे जुड़ती है, कैसे इंसान का जीवन आगे बढ़ता है, छोटी छोटी चीजों से इंफ्लुएंस होता है। तो जो अखबार ये संभालते थे चितरंजन दास का, उसका नाम भी फॉरवर्ड ही था। अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, अखबारों को संभाल रहे हैं। अब इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ, इनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने लगी। तो सबसे पहली जो बड़ी जिम्मेदारी मिली कि ऑल इंडिया लेवल पे इनको जो पहली जिम्मेदारी मिली कि इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया इनको 1923 में, क्योंकि इनके सर पे सी आर दास का हाथ था। तो जब चितरंजन दास, ये तो बहुत बड़े नेता थे ना, ये तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, बिल्कुल गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ उठना बैठना था, लगभग उतने ही बड़े नेता थे ये। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू के बहुत गहरे दोस्त थे। सी आर दास तो काफी बड़े लेवल के नेता थे। तो सी आर दास कलकत्ता के मेयर चुने गए। तो जब कलकत्ता के मेयर बन गए सी आर दास, तो इन्होंने बोस को जिम्मेदारी दी। बोस को कहा कि तुम्हें मैं कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सीईओ बना देता हूं। तो 1924 में, अब सोचो कि उस वक्त सुभाष चंद्र बोस की उम्र मात्र 27 साल की थी। तो मात्र 27 साल की उम्र में इतने बड़े शहर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सीईओ बना दिया। तो ये काम करते रहे सी आर दास के अंदर ही, क्योंकि सी आर दास मेयर थे। तो यहां से इनकी एंट्री हो जाती है बंगाल के पॉलिटिक्स में। किसकी एंट्री हो जाती है? सुभाष चंद्र बोस की। तो अब कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो उस दौरान जो कलकत्ता और उसके आसपास, इन जनरल पूरे बंगाल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज काफी जोर शोर से चल रही थी। काफी सारे अंडरग्राउंड ग्रुप्स बन गए थे, तो जो कि इस चीज में बिलीव करते थे कि बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को नहीं भगा सकते।
तो जैसे आपने नाम सुना होगा खुदीराम बोस वगैरह का, तो खुदीराम बोस तो खैर 1908 में उनको फांसी दे दी गई। तो उसके बाद भी कलकत्ता में कई सारे अंडरग्राउंड ग्रुप्स वगैरह चलते थे। तो ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का इल्जाम लगा सुभाष चंद्र बोस पे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बाय नेचर भी इस चीज में बिलीव करते थे कि बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को भगाना पॉसिबल नहीं है। तो यही इल्जाम सुभाष चंद्र बोस पे लगा कि वो अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को पैसा और सपोर्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने ये इल्जाम लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया। 1925 में गिरफ्तार करके उनको बर्मा के मेंडले जेल भेज दिया। अब ये जो बर्मा का मेंडले जेल है, ये काफी हिस्टोरिक जेल है। इसमें काफी बड़े बड़े लोगों को बंद करके रखा गया। तो एक तो बहादुर शाह जफर, इनको भी इसी जेल में रखा गया था। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह है। तो दूसरा कौन, बाल गंगाधर तिलक को भी 1908 से लेके 1914 तक इसी जेल में रखा गया था। तो बेसिकली ये जेल भेजने के पीछे लॉजिक ये होती थी कि आपको देश की पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया जाए, बर्मा भेज दिया जाए। तो 2 साल तक ये बर्मा की जेल में बंद रहे और 1927 में इनको वापस वहां से छोड़ दिया गया, रिलीज किया गया। तो 1927 में जब ये बर्मा से की जेल से छूट के वापस आए, तब तक तो कलकत्ता में बहुत पॉपुलर हो ही चुके थे, पूरे बंगाल में पॉपुलर हो चुके थे, बड़े लेवल के नेता बन चुके थे। तो जेल से छूटने के बाद जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए ये कांग्रेस के। तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी 1927 में बने। वैसे ही एक जनरल सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये दोनों जो है काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब व्हाट्सएप मैसेजेस जो आजकल आते हैं उसमें दिखाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस दोनों कट्टर दुश्मन थे। सब कुछ बकवास है। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाई तो उस आर्मी में एक बटालियन का नाम उन्होंने नेहरू बटालियन रखा था अपने दोस्त के नाम पे। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ डिफरेंसेस थे दोनों में, खैर जो भी हो। तो यहां से जनरल सेक्रेटरी बन गए दोनों के दोनों। तो यहां से दोनों साथ मिलके काम करने लगे, दोनों की दोस्ती हो गई। तो अगले कुछ सालों तक, अगले 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को पकड़ के जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। हफ्ते, 15 दिन, महीने इस तरह वो जेल में रहते, फिर उनको छोड़ दिया जाता। तो जेल में जाने वापस आने इस तरह होते होते सुभाष चंद्र बोस काफी बड़े स्तर के नेता बन गए। कांग्रेस में उनका लेवल बढ़ने लगा। तो अब बात करें अगर इन दोनों यंग नेताओं की, तो इन दोनों को एक चीज के लिए जाना जाता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो हम जानते हैं कि साइमन कमीशन को पूरे भारत के बच्चे ने बॉयकॉट किया था। पूरे गली मोहल्लों में काले झंडे दिखाए जाते थे साइमन कमीशन को। तो ये जो माहौल बना था, ये जो देश के लोगों को तैयार किया गया था कि साइमन को बॉयकॉट करना है, इसके लिए काफी मेहनत की थी कांग्रेस ने। और कांग्रेस की तरफ से ये दोनों पूरे देश में घूम घूम के लोगों से अपील कर रहे थे कि अगर आपके घर के सामने से साइमन गुजरे, अगर आपके शहर से साइमन कमीशन गुजरे, तो उनको काले झंडे दिखाओ। यानी साइमन कमीशन को जो बॉयकॉट का मूवमेंट चला था, उसकी पूरी क्रेडिट इन दोनों को जाती है। तो ये दोनों जो है कांग्रेस के अंदर काम तो करते थे, लेकिन इनकी जो कह लो कि बिलीफ सिस्टम था या इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स थी। तो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का मतलब होता है गरीब मजदूरों की बात करना, फैक्ट्री वर्कर्स की बात करना, मिल वर्कर्स की बात करना। तो ये दोनों सोशलिस्ट फैक्शन को रिप्रेजेंट करते थे कांग्रेस में रहते रहते। तो अब पॉलिटिक्स कुछ और आगे बढ़ी। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में घूम रहा था, तो साइमन कमीशन भारत में क्या करने आया था? वो भारत के लोगों से डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था। साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया जा रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। तो साइमन कमीशन ये कहता था कि तुम इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लायक नहीं हो, इसलिए हम लोग इंग्लैंड से आए हैं, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये चीज कांग्रेस को बहुत बुरी लगी कि क्या हम इंडियंस केपेबल नहीं है क्या? तो इसलिए 1928 में एक ऑल इंडिया पार्टी कमेटी बनाई गई, यानी कि हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी को उसमें शामिल किया गया।
और 9 लोगों को सेलेक्ट किया गया कि ये 9 लोग, साइमन कमीशन तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के अंग्रेजों को ये दिखाएंगे कि हमको किसी इंग्लैंड वाले की जरूरत नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बना सकते हैं। तो ये जो 9 लोगों की कमेटी बनाई गई, इसके इंचार्ज थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को भी टीम में रखा। इसलिए नहीं रखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने बेटे थे, इसलिए रखा कि बॉयकॉट साइमन, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए 9 लोगों की कमेटी में ये दोनों शामिल हो गए। अब ये जो 9 लोगों की कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, उसमें अंग्रेजों से कहा कि हमको डोमिनियन स्टेटस दो, डोमिनियन स्टेटस यानी आजादी मत दो, लेकिन हमको अपनी गवर्नमेंट बनाने का हक दो, हम रहेंगे ब्रिटिश कंट्रोल में ही, लेकिन हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे। जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फेवर में थे, पूर्ण आजादी, यानी वो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस जैसी चीज किसी काम की नहीं है। तो देखो, मोतीलाल नेहरू चाहते थे डोमिनियन स्टेटस, जबकि उनका अपना बेटा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों अलग अलग ओपिनियन रखते थे। तो आगे चल के इन्होंने देखा कि कांग्रेस तो हमारी बात सुन नहीं रही है, कांग्रेस तो डोमिनियन स्टेटस से ही खुश है, जबकि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इन लोगों ने सोचा कि हम ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो मुद्दा है इसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे, पब्लिक के बीच इसको फेमस करेंगे। जैसे हमने घूम घूम के साइमन कमीशन के खिलाफ माहौल बनाया, वैसे ही घूम घूम के कंप्लीट इंडिपेंडेंस का माहौल बनाएंगे। तो इसी काम को करने के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। तो धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस का जो है कांग्रेस में कद बढ़ता चला गया। 1930 में ये मेयर चुने गए कैलकाटा के, कांग्रेस के नहीं, कैलकाटा के। तो कैलकाटा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ रहने का एक्सपीरियंस तो इनके पास पहले ही था, अब ये पूरे कैलकाटा के मेयर बन गए। कितनी बड़ी पोस्ट है, कैलकाटा जैसा बड़ा शहर, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बन गए। अब जरा ध्यान से देखो, जो आदमी 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम ज्वाइन करने वाला था, वो 9 साल के बाद कैलकाटा का मेयर बन गया। यानी इतनी कम उम्र में इतनी अचीवमेंट। खैर जो भी है, तो जब देश में सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो इसका असर पूरे देश में हुआ। तो बंगाल में नमक सत्याग्रह को लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और इसीलिए उनको फिर से जेल में डाल दिया गया। उनको तो कई बार अंग्रेज पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते थे, तो नमक सत्याग्रह करने के आरोप में फिर से उनको जेल में डाल दिया गया। तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के जितने टॉप लीडर थे सबको जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बच्चों ये सब हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। इसलिए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो वाइस रॉय थे, दोनों ने एक पैक्ट साइन किया। लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम कांग्रेस के सारे लीडर्स को जेल से छोड़ देते हैं, बदले में आप सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, आपको जो डिमांड करनी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके करो, ये सत्याग्रह वत्याग्रह मत किया करो। तो यही पैक्ट था। तो ये पैक्ट साइन होने का मतलब है कि एक तरह से कांग्रेस झुक गई। तो ये चीज सुभाष चंद्र बोस को अच्छी नहीं लगी, और पहले से ही वो महात्मा गांधी के तौर तरीकों से कन्विंस्ड नहीं थे। उनको पहले ही महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह पे उतना भरोसा था नहीं। तो इन्होंने खुल के पेपर्स वगैरह में बयान देना स्टार्ट कर दिया, आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिए कि महात्मा गांधी ने ठीक नहीं किया ये पैक्ट साइन करके, ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है ना। कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी ने पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही बंद कर दिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी की एक दिक्कत क्या थी, जो मैं खुल के बोलता हूं, कि महात्मा गांधी
कभी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया करते थे कांग्रेस के नेताओं से। वो अकेले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने बुक में लिखा है कि महात्मा गांधी के फैसले आते थे ऊपर से और उसको मान लिया जाता था, किसी से डिस्कस करते थे नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस बात से बहुत डिस्प्लेजर जाहिर की कि महात्मा गांधी ने बिना किसी से डिस्कस किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया। तो यहां से सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। इस हद तक बढ़नी स्टार्ट हो गई कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही चिढ़ जाते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस को फिर से 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि फिर से उन पे वही इल्जाम लगा कि जो आप अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरीज हैं उनको सपोर्ट करते हो, और 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तो जब वो जेल में थे तो मतलब उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, तो उनको जेल से तो छोड़ दिया गया, लेकिन इस शर्त पे छोड़ा गया कि तुम इंडिया के बाहर चले जाओ, इंडिया में आप नहीं रहो, इंडिया में रहोगे तो हम आपको जेल में ही रखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस यूरोप चले गए। अब यूरोप जाके भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो यूरोप के शहरों के जो कैपिटल्स होते थे, कैपिटल सिटी, यूरोप में तो कई कंट्रीज है ना, तो ये क्या करते थे कि अलग अलग कंट्रीज में जाके उनकी जो कैपिटल सिटी होती थी वहां पे सेंटर्स स्टैब्लिश करते थे कि जो भारत की आजादी की लड़ाई है वो हम विदेश की धरती पे भी रह के लड़ सकते हैं। कैसे लड़ सकते हैं? कि हम पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे। अगर हम जर्मनी में एक सेंटर खोलेंगे, फ्रांस में खोलेंगे, तो इससे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हम अचीव कर लेंगे? ऐसे अचीव कर सकते हैं बच्चों कि फ्रांस के अखबारों में, जर्मनी के अखबारों में ब्रिटेन के खिलाफ खबरें आने लगेंगी। तो यही सब सोच के अलग अलग शहरों में इन्होंने सेंटर्स खोले, जिससे कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी यूरोप के लोगों को भी पता चले। तो जब ये यूरोप में रह रहे थे उसी दौरान इन्होंने एक बुक लिखी। वो बुक कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल। अब ये बुक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। तो इस किताब में 1920 से लेकर 1934 तक की कहानी लिखी हुई है इंडियन स्ट्रगल की। सुभाष चंद्र बोस जब इंडियन स्ट्रगल में शामिल हुए तो 1921 में हुए ना, तो उन्होंने अपनी आंखों से जो जो चीज देखी थी सब इस बुक में लिख दी। सुभाष चंद्र बोस यूरोप में थे, तो यूरोप में उस वक्त 2 जो नेता थे वो काफी पॉपुलर और काफी ताकतवर थे। एक थे इटली के मुसोलिनी और एक थे जर्मनी के हिटलर, एडोल्फ हिटलर। तो ये दोनों उस वक्त तक तानाशाह नहीं बने थे, डिक्टेटर नहीं बने थे। वर्ल्ड वॉर 2 तो उस वक्त स्टार्ट हुआ नहीं था। तो लेकिन मुसोलिनी और हिटलर खुल के यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिशर्स और फ्रांस की बुराइयां किया करते थे। तो मुसोलिनी और हिटलर जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश को बोलते थे कि आप जो दूसरे देशों को गुलाम बनाते हो, आपने जो इंडिया को कैप्चर किया, आपने श्रीलंका को कैप्चर किया, ये ठीक नहीं किया, दूसरे देशों को क्यों कैप्चर करते हो? तो ये सब मुसोलिनी और हिटलर बोला करते थे। तो इससे सुभाष चंद्र बोस को लगने लगा कि मुसोलिनी और हिटलर अगर इंडिया की मदद करें तो ब्रिटिश को इंडिया से भगाने में आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। तो यही सोच के सुभाष चंद्र बोस जो है उन दोनों को एडमायर करते थे, हमेशा इस बात की कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे मुसोलिनी और हिटलर से मदद ली जाए। ठीक है, तो अब ये यूरोप में रहे 1930 कह लो कि 1933 से लेके 1937 तक ये यूरोप में ही थे, यानी 3-4 साल यूरोप में ही रहे। तो यूरोप में रह के इनको लगा कि यहां से तो बहुत कुछ अचीव कर नहीं सकते, इंडिया जा नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में इनको बैन कर दिया गया था। तो खैर जो भी हो, उस बैन की परवाह किए बिना सुभाष चंद्र बोस छुप के इंडिया वापस लौट आए। तो 1937 में जैसे ही ये इंडिया वापस लौट आए, इनको फिर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि इंडिया लौट के आओगे तो जेल में रखेंगे तुमको। तो जैसे ही इंडिया आए, इनको जेल में डाल दिया। तो 1937 में भारत में जनरल इलेक्शंस हुए, यानी स्टेट लेवल के भी इलेक्शंस हुए। तो कांग्रेस जो है 7 राज्यों में पावर में आ गई, 7 राज्यों में सरकार बनी।
तो कांग्रेस के ही तो नेता थे ना सुभाष चंद्र बोस, तो पिछले 1 साल से जेल में थे, तो सुभाष चंद्र बोस को जेल से छोड़ दिया गया, सरकार बन गई कांग्रेस की, तो सरकार ने जेल से छोड़ दिया। तो सुभाष चंद्र बोस काफी पॉपुलर तो हो ही गए थे पूरे इंडिया में और कांग्रेस के भी काफी बड़े लीडर बन गए थे। तो 51st कांग्रेस सेशन चल रहा था हरिपुरा में। तो हरिपुरा कहां है? तो गुजरात के बारडोली जिले में हरिपुरा है। तो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता है, तो हर एनुअल सेशन के वक्त एक प्रेसिडेंट चुना जाता था। तो 1 साल तक वो प्रेसिडेंट बने रहते थे, फिर अगले साल सेशन होता था, फिर कोई प्रेसिडेंट बनता था। तो 51st कांग्रेस सेशन हो रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस अपनी लाइफ में 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, सीपी चुने गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट 2 बार चुने गए। पहली बार कब चुने गए? 51st सेशन में चुने गए, जो कहां हो रहा था? हरिपुरा में हो रहा था। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस तो पहले ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हिटलर और मुसोलिनी की मदद लेंगे। तो इस तरह की बातों से दोनों में डिफरेंस आ गया था। जो कांग्रेस था वो 2 ग्रुप्स में बढ़ गया था। एक ग्रुप जो महात्मा गांधी को पसंद करता था, सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करता था। दूसरा ग्रुप जो सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करता था। यहां से दोनों दोस्तों के बीच में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब क्योंकि महात्मा गांधी इतने बड़े नेता थे, तो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को ज्यादा मानते थे, तो इसलिए यहां से दोनों के रिलेशन थोड़े से बिगड़ने स्टार्ट हो गए। तो अब वो प्रेसिडेंट तो चुन लिए गए थे, उनका कुछ हो नहीं सकता है, तो 1 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे। अगले साल फिर से कांग्रेस का एनुअल सेशन हो रहा था। तो 1939 में कांग्रेस का एनुअल सेशन हो रहा था त्रिपुरी नाम के एक गांव में। तो ये त्रिपुरी गांव कहां है? तो ये जबलपुर के पास का एक गांव है। तो फिर से इलेक्शन में खड़े हो गए सुभाष चंद्र बोस। अब महात्मा गांधी बिल्कुल नाराज हो गए कि सुभाष चंद्र बोस को किसी भी कीमत पे कांग्रेस से बाहर निकालो, इसको प्रेसिडेंट तो बनने ही मत दो। तो महात्मा गांधी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया। उस कैंडिडेट का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो पट्टाभी सीतारामैया की सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी। ये सेशन कहां हो रहा था? त्रिपुरी सेशन, जबलपुर के पास। तो इसका नाम है त्रिपुरी, जगह का नाम था त्रिपुरी। यहां दिक्कत क्या हो गई कि सुभाष चंद्र बोस ने ओपनली अनाउंस किया कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक रिजोल्यूशन पास करे। रिजोल्यूशन में यह होना चाहिए कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील करें कि 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया छोड़ के चले जाओ, वरना पूरे देश में हम वाइड स्केल प्रोटेस्ट करेंगे। जबकि महात्मा गांधी सोच रहे थे कि ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसे कैसे किसी को उठ के 6 महीने में देश छोड़ने को कह सकते हैं। बेसिकली महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं थे। तो पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच इलेक्शन लड़ा गया कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो जीत गए सुभाष चंद्र बोस, फिर से जीत गए। लेकिन इस बात से महात्मा गांधी काफी नाराज हो गए। तो महात्मा गांधी, अब देखो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए फिर से सुभाष चंद्र बोस। तो जब वो आदमी प्रेसिडेंट बनता है तो अपना जनरल सेक्रेटरी रखता है, कमेटी बनाता है, अपने हिसाब से पार्टी बनाता है वो। तो अब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कमेटी बनाने की कोशिश की, तो गांधी जी ने सबको मना कर दिया कि जो सुभाष चंद्र बोस की कमेटी ज्वाइन करेगा वो मुझे भूल जाए, फिर वो मेरा फॉलोअर तो रहेगा ही नहीं। तो कोई भी कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता सुभाष चंद्र बोस की किसी भी कमेटी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि इस तरह तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा जब कोई मेरी कमेटी में शामिल ही नहीं होना चाहता है। जबकि एक बात समझना आप, सुभाष चंद्र बोस को वोट मिले थे, पट्टाभी सीतारामैया से ज्यादा वोट मिले थे, वो चुने गए थे, ठीक है, कहीं से लूट के नहीं लाए थे। वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने उनके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। तो अब महात्मा गांधी के कहने पे या महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस पे एक तरह से सोचो तो बॉयकॉट ही कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस का।
तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इस तरह तो मैं कांग्रेस में रह के काम कर नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। ये देखो, ये रिजाइन कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। ये है पट्टाभी सीतारमैया, जिनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस तरह वो सोचते हैं कि अब मैं कांग्रेस से रिजाइन करके अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। तो कांग्रेस से रिजाइन करके अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये पार्टी कब बनी? 1939 में बनी। किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। तो पार्टी बनने के बाद पार्टी की मेंबरशिप बढ़ानी है, लोगों तक पहुंचाना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना पहला कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में किया। तो बॉम्बे में 1939 में इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पॉपुलैरिटी थी वो बंगाल में सबसे ज्यादा थी। पूरे देश के मुकाबले बंगाल में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे सुभाष चंद्र बोस। पूरे देश में तो थे ही, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक की सबसे ज्यादा पकड़ जो है वो बंगाल के एरियाज में थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने क्या किया? बंगाल वाले एरिया में एक लार्ज स्केल एजिटेशन स्टार्ट कर दिया, मास प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। क्योंकि 1931 तो आप जानते ही हो कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था इस साल। तो इन्होंने पूरे घूम घूम के लोगों से कहने लगे कि अपने बेटों को आर्मी ज्वाइन करने से रोको, क्योंकि लड़ाई किसी और की है, लड़ाई है जर्मनी और ब्रिटेन की। तो हम अपने बच्चों को क्यों उनकी जान गंवाएं? जिस ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, क्या हमारे बच्चे उसी ब्रिटिश को वॉर जिताने के लिए अपनी जान देंगे? तो इस तरह से घूम घूम के माहौल बनाने लगे कि हमको वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो इस बात से मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक जो है काफी पॉपुलर होता गया, उसकी पकड़ बढ़ती गई बंगाल में। तब अंग्रेजों ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस तो लोगों से यह कह रहा है कि अपने बच्चों को आर्मी में ज्वाइन मत करने दो, ब्रिटिशर्स की सपोर्ट मत करो। तो फिर से इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में नहीं डाला गया, हाउस अरेस्ट में डाला गया कि आप घर के अंदर बंद रहो, चारों तरफ पहरा रहेगा, घर के बाहर निकल नहीं सकते हो, किसी से मिल नहीं सकते हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है अपना वेश बदल के, दाढ़ी मूछ लगा के किसी तरह अपने घर से निकल के भाग गए। 16 जनवरी 1941 यानी वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए लगभग 1.5 साल हो चुके थे। पिछले 1.5 सालों से वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इन 1.5 सालों में जर्मनी ने काफी लड़ाइयां जीती। सबको ऐसा लग रहा था कि जर्मनी ही जीतेगा, क्योंकि फ्रांस तब तक जो है सरेंडर कर चुका था, फ्रांस पे जर्मनी का कब्जा हो चुका था। तो ये वो समय था कि सबको लगता था कि जर्मनी और इटली ही वर्ल्ड वॉर 2 जीतेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने प्लान बनाया कि अब मुझे इंडिया से निकल के जर्मनी जाना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए, और जो देश ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं उनसे मदद मांगनी चाहिए। तो इसी प्लान को दिमाग में रखते हुए ये जर्मनी पहुंचना चाहते थे। तो जर्मनी कैसे जाएंगे? उड़ के तो जाएंगे नहीं, क्योंकि जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स इनको पहचानते हैं। तो पहले ये अफगानिस्तान गए, क्योंकि इन्होंने अपना वेश वगैरह बदल रखा था। अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से रशिया गए और रशिया से फिर ये जर्मनी चले गए। रशिया इसलिए गए थे क्योंकि उस वक्त रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं हुआ था और रशिया ऐसा अपने आप को दिखाता था कि वो जर्मनी के साथ ही खड़ा है। इसलिए इनको पहले रशिया में हेल्प मांगी, रशियंस ने हेल्प करने से मना कर दिया और हिटलर के पास भेज दिया। अब ये क्यों जाना चाहते थे हिटलर के पास? क्योंकि इनको लगता था कि जर्मनी और जापान नेचुरली इंडिया के दोस्त साबित होंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी और जापान किससे लड़ रहे हैं? ब्रिटिश से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो ब्रिटिश पे इल्जाम लगाया गया था कि तुम दूसरे कंट्रीज पे कब्जा करते हो, तो जब हम कब्जा करते हैं तो तुम हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 2 क्यों लड़ रहे हो? तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जर्मनी और जापान दोनों मिलकर इंडिया की आजादी की लड़ाई के बारे में भी कुछ सोचें। तो अब ये जर्मनी पहुंच गए सुभाष चंद्र बोस। तो जर्मनी में जो वहां हिटलर का जो फॉरेन मिनिस्टर था रिबेनट्रॉप, इन्होंने काफी अच्छे से वेलकम किया, काफी इज्जत दी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस समझ रहे हो कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, कोई मामूली आदमी तो थे नहीं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जर्मनी आए थे, तो काफी इज्जत के साथ इनको ट्रीट किया गया। तो जर्मनी ने तब तक 4000 प्रिजनर्स बनाए थे, इंडियन प्रिजनर्स।
ये वो भारत के सैनिक थे जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ते थे। तो इन सबको पकड़ा था जर्मनी की सेना ने, लेकिन मारा नहीं था। तो इन 4000 लोगों को हैंडओवर कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस को कि ये भी इंडियन है, आप भी इंडियन हो, तो अब आप ही इनको संभालो और इनकी मदद से अपनी एक फौज बना लो। तो यहां से नेताजी के दिमाग में आइडिया आया कि हम इंडियन सोल्जर्स से की मदद से ही अपनी एक सेपरेट आर्मी बना सकते हैं। तो ये जो आर्मी जर्मनी की धरती पे बनी, इसका नाम रखा गया फ्री इंडिया लीजन, यानी भारत को आजाद करने के लिए बनाई गई फौज। कितने लोग थे इसमें? 4000 सैनिक थे। ये कौन से 4000 सैनिक हैं? सब के सब इंडियंस थे जो कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ते हुए अरेस्ट हो गए थे। तो अब जर्मनी में इन्होंने अपनी इंडिया इंडिपेंडेंस लीजन बना ली, 4000 सोल्जर्स के साथ बना ली। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने इनकी काफी मदद की। तो इनको रेडियो बर्लिन पे मौका दिया कि आप बर्लिन के रेडियो से बैठे बैठे इंडिया के लोगों को एड्रेस कर सकते हो। तो यहां से रेडियो सर्विस इनको मिल गई। तो वहां से इन्होंने अपनी एक आजाद हिंद रेडियो स्टार्ट की, जो कि रेडियो बर्लिन का ही एक प्रोग्राम था, आजाद हिंद रेडियो। यानी बिल्कुल पूरी तरीके से जो हिटलर की गवर्नमेंट थी मदद कर रही थी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। अब रिबेनट्रॉप जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे हिटलर की गवर्नमेंट में, वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से मिलवाया जाए। काफी डिटेल प्लानिंग दोनों बैठ के करें। तो रिबेनट्रॉप, ये देख रहे हो, रिबेनट्रॉप सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से मिलवाने ले गया। ये डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। 1942 के मई में ले गया मिलवाने। बस इतना जान लो कि तब तक कहानी पूरी बदल चुकी थी। ये वो टाइम था जब जर्मनी हारना स्टार्ट कर चुका था, यानी जर्मनी को नुकसान होना स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 जीतते जीतते अचानक से हारने लगा था जर्मनी। क्यों? क्योंकि रशिया से लड़ने चला गया था। रशिया से लड़ने के चक्कर में जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। क्या जो भी हो, तो जर्मनी को नुकसान होने लगे थे। लोगों को यह बात समझ में आने लगी थी कि अब शायद जर्मनी वर्ल्ड वॉर नहीं जीत पाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस को भी लगा कि जर्मनी अभी थोड़ा कमजोर हो गया है, तो जर्मनी इस हालत में नहीं है कि वो भारत की मदद कर सके, क्योंकि जर्मनी का पूरा ध्यान अपने कंट्री को बचाने में है ना। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब मेरा जर्मनी में रहने का कोई मतलब है नहीं, जर्मनी से मेरे को कोई खास मदद मिलेगी नहीं। तो उन्होंने जर्मनी छोड़ने का फैसला कर लिया। तो जर्मनी छोड़ के वो जाना चाहते थे जापान, क्योंकि जर्मनी के बाद जो दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता था वो था जापान। इंडिया आते तो जेल में डाल दिए जाते या फांसी की सजा हो जाती उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट फांसी भी दे सकती थी। तो वो जापान जाना चाहते थे। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने उनको एक सबमरीन में बिठा के मेडागास्कर आइलैंड, यानी कि साउथ अफ्रीका के पास एक आइलैंड है मेडागास्कर, वहां तक पहुंचा दिया। तो ये सब हो रहा था 1943 में। तो सबमरीन में बिठाया गया और मेडागास्कर आइलैंड पहुंचा दिया गया। मेडागास्कर आइलैंड में जापान का सबमरीन पहले से उनका इंतजार कर रहा था, यानी सबमरीन के जरिए जर्मनी से जापान पहुंच गए नेताजी। तो जापान जाके फिर से वहां उनको काफी इज्जत मिली, काफी सम्मान मिला। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे हिडेकी टोजो, उनके साथ उन्होंने परेड में पार्टिसिपेट किया, सलामी ली, तोपों की सलामी ली, यानी बिल्कुल काफी इज्जत इनको मिली। तो जापान में कुछ दिन रहने के बाद जो जापान की आर्मी थी, उन्होंने फील किया कि सुभाष चंद्र बोस का सबसे अच्छा यूज जो है वो सिंगापुर में होगा। जापान में रह के सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, वो तो एक इंडियन है ना। तो जब तक उनको इंडियंस का नेता ना बनाया जाए तो किसी काम के नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर भेजा गया। सिंगापुर क्यों भेजा गया? क्योंकि सिंगापुर में एक आर्मी बनाई थी जापानीज ने कैप्चर किया था ना काफी सारे इंडियंस को। तो सिंगापुर में बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन सोल्जर्स पकड़े गए थे। तो उन्हीं इंडियन सोल्जर्स की मदद से जो जापान की आर्मी और मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उन लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई हुई थी पहले ही। तो इसी आर्मी को चाहते थे, जापान की गवर्नमेंट चाहती थी कि इस आर्मी को अब सुभाष चंद्र बोस लीड करे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े नेता, 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो अगर वो लीड करते तो कुछ और ही बात होती।
तो आओ अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, जिसको कि हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, बेसिकली ये जापानीज मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई थी। क्या हुआ था कि जापान में एक रास बिहारी बोस नाम के इंडियन फ्रीडम फाइटर काफी पहले से रहते थे। 1915 में ही इंडिया छोड़ के इनको जापान शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि इन पे इल्जाम लगा था कि जो लॉर्ड हार्डिंग है उन पे जो बम फेंका गया था, वाइसरॉय थे, तो इनकी हत्या करने की कोशिश में इनको फांसी की सजा होने वाली थी। इसलिए ये इंडिया से निकल के जापान चले गए थे और कई सालों से जापान में ही रह रहे थे। तो जापान में रह के ही इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को में कंट्रीब्यूट करते थे रास बिहारी बोस। तो जापान का जो जनरल था, मिलिट्री जनरल फुजीवारा, तो वो ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता था, ऐसे ही इंडियंस की तलाश में था। तो जापान, ये जो जनरल फुजीवारा था, वो रास बिहारी बोस के कांटेक्ट में आया। साथ ही साथ जापान में उस वक्त गदर पार्टी के काफी सारे मेंबर्स रहते थे। गदर पार्टी क्या थी? एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी थी जो पंजाब में ऑपरेट करती थी। तो इसको बैन कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ही। तो ये गदर पार्टी के भी कुछ सदस्य जापान में रहते थे। उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट सदस्य थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, रास बिहारी बोस जैसे लोगों की मदद से जनरल फुजीवारा ने प्लान बनाया। जनरल फुजीवारा ने कहा कि हमारे पास काफी सारे सोल्जर्स हैं जो भारतीय हैं, जिनको हमने पकड़ा हुआ है, जिनको कैप्चर किया है, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए हमने उनको पकड़ लिया। तो ये सारे सोल्जर्स हमने सिंगापुर में रखे हुए हैं। तो इन्हीं सोल्जर्स की मदद से हम एक आर्मी बनाते हैं। यही इन लोगों ने मिल बैठ के जापान में डिसाइड किया। तो किसका प्लान था ये? रास बिहारी बोस और जनरल फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह जैसे लोगों ने मिलके इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। बाद में इसी इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। तो ये जो लगभग 70,000 सोल्जर्स को बंदी बनाया गया था, उसी की मदद से ये आर्मी बनी। तो इन्हीं सोल्जर्स में से जो बंदी सोल्जर्स थे, ऐसे ही एक प्रिजनर ऑफ वॉर, POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध बंदी, युद्ध में पकड़े गए सैनिक। तो ऐसे ही एक युद्ध में पकड़े गए सैनिक थे कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह है पहले कमांडर इंडियन नेशनल आर्मी के। सुभाष चंद्र बोस तो बाद में आए ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वो गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, कि पहले कमांडर इन चीफ इंडियन नेशनल आर्मी के सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वो थे कैप्टन मोहन सिंह। तो इंडियन नेशनल आर्मी कब बनी थी? 1942 में ही बन गई थी। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे, जापान में नहीं थे। तो अब जापानीज गवर्नमेंट को लगा कि सुभाष चंद्र बोस को सही आदमी है जो इंडियन नेशनल आर्मी को संभाल सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दी गई इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर ले जाया गया। रास बिहारी बोस ने कहा कि आज से तुम ही इंचार्ज हो। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस जो है वो सेकेंड कमांडर इन चीफ बनाए गए इंडियन नेशनल आर्मी के। कब? 4 जुलाई 1943। ये देखो, ये पहले कमांडर मोहन सिंह और ये दूसरे कमांडर। तो मोहन सिंह हैंडओवर कर रहे हैं चार्ज सुभाष चंद्र बोस को। ये वही की तस्वीर है। तो जब नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ बन गए, तब उन्होंने रेडियो पे आके एक स्लोगन दिया था। स्लोगन क्या दिया था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहने का क्या मतलब है? अगर तुम देश के लिए खून बहाने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगा दूंगा, इंडिया की धरती से भगा दूंगा। तो जिस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी संभाली, उस वक्त 45,000 सोल्जर्स ऑलरेडी जमा हो चुके थे, इंडियन नेशनल आर्मी में जमा हो चुके थे। सुभाष चंद्र बोस के कमांड संभालने के बाद और भी हजारों हजार लोग इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करने लगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कुछ फैक्ट्स हमको जाननी चाहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी में औरतों को भी शामिल किया गया, यानी औरतों को भी सोल्जर्स के रूप में एक्सेप्ट किया गया।
तो जो इंडियन नेशनल आर्मी की विमेन रेजिमेंट थी उसको नाम दिया गया रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। और रानी झांसी रेजिमेंट की इंचार्ज कौन बनाई गई? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो ये कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने आगे चल के भारत की आजादी मिलने के बाद भी इनका काफी नाम रहा, भारत में काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिनको कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है, तो जब इनकी शादी नहीं हुई थी तो इनकी टाइटल थी स्वामीनाथन, शादी होने के बाद इनकी टाइटल सहगल हो गई। शादी भी इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के ही एक ऑफिसर से की, उस ऑफिसर का नाम था प्रेम सहगल। तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो अब आजाद हिंद फौज बन गई, सुभाष चंद्र बोस को उसका इंचार्ज बना दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने अब वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये आर्मी को लेके सुभाष चंद्र बोस भारत की तरफ बढ़ने लगे और उनके पीछे सपोर्ट किसका था? जापानीज आर्मी का सपोर्ट तो था ही, उनका सपोर्ट तो पूरी तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी के पास था। तो जापान की आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी ने मिलके अंडमान निकोबार आइलैंड को आजाद करवा दिया। दिसंबर 1943 में अंडमान निकोबार आइलैंड को आजाद करवा दिया। ये आप देख रहे हो सुभाष चंद्र बोस, ये जो आप देख रहे हो ये सेलुलर जेल यानी काला पानी। तो इसी जेल में फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था ना, बंद करके काला पानी में। तो ये काला पानी जो जेल था जिसको सेलुलर जेल बोलते थे, ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे ही तो बनाया गया था ना। तो अब उसी अंडमान निकोबार को आजाद करवा लिया। ये देख रहे हो फोटो, सुभाष चंद्र बोस खुद गए थे वहां पे। तो इस तरह से इनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलने लगी। तो अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इनको लगा कि अब सिंगापुर में रहने से क्या मतलब है, हमको तो भारत की आजादी की लड़ाई लड़नी है ना, तो भारत के करीब चलना चाहिए। तो ये लोग अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर से शिफ्ट करके रंगून ले आए। रंगून यानी बर्मा, आज का म्यांमार, यानी भारत का पड़ोसी। तो रंगून में रह के ये लोग ब्रिटिश आर्मी से लड़ने लगे। तो आजाद हिंद फौज ने बर्मा बॉर्डर क्रॉस किया और भारत में घुसने वाले थे। यानी सबको लगने लगा कि आजाद हिंद फौज किसी भी वक्त असम, वेस्ट बंगाल जैसे इलाकों में घुस जाएंगे। बांग्लादेश वगैरह उस टाइम तो थे नहीं। तो आजाद हिंद फौज काफी बड़ा खतरा बन गया। तो आजाद हिंद फौज ने कई लड़ाइयां लड़ी जो आज हमको बुक्स वगैरह में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम में तो पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आजाद हिंद फौज ने जो भी लड़ाइयां लड़ी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बर्मा की धरती पे लड़ी। तो कुछ लड़ाइयां आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब जो लड़ाइयां हो रही थी ये दिसंबर 1943 से स्टार्ट होके पूरे 1944 तक चली। पूरे 1.25 साल तक जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आजाद हिंद फौज है, वो लड़ती रही बर्मा की धरती पे, असम की धरती पे। तो ऐसे ही 2 बड़े बैटल हुए, बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा। तो ये दोनों जो लड़ाइयां हैं, बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा, ये किसके बीच लड़ी गई? एक तरफ आजाद हिंद फौज, दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी। तो आजाद हिंद फौज भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी, ब्रिटिश आर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 1944 खत्म होते होते कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जर्मनी अब ज्यादा दिनों तक बचेगा नहीं, जर्मनी सरेंडर करेगा ही करेगा। और जापान सरेंडर करने के मूड में तो नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया ये देख रही थी कि जापान अब हार चुका है। यानी ये बिल्कुल तय हो गया था, बिल्कुल क्लियर हो गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों कंट्रीज हार चुकी हैं। तो अब जब जापान ही हार गया तो इंडियन नेशनल आर्मी को तो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। इतनी मतलब जितनी सपोर्ट मिल रही थी उतनी तो मिली नहीं। तो अब जब जापान ही हार के कगार पे पहुंच गया तो आजाद हिंद फौज को मजबूर होके अपना मिलिट्री कैंपेन छोड़ना पड़ा। उनको हथियार कौन सप्लाई करेगा, उनको खाना कौन पहुंचाएगा, सब तो जापान की आर्मी करती थी। अब तो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। तो इस तरह धीरे धीरे जो इंडियन नेशनल आर्मी है उनका कैंपेन लूज पड़ गया, ढीला पड़ गया, लगभग खत्म हो गया। जो आखिरी रही सही कसर थी वो सुभाष चंद्र बोस के डेथ से पूरी हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडिया तो आ नहीं सकते थे,
तो सुभाष चंद्र बोस जापान जा रहे थे, तो जापान जा रहे थे, उसी दौरान वो एक प्लेन में सफर कर रहे थे, प्लेन से जा रहे थे। तो ताइवान के ताइपेई शहर के ऊपर से जब वो उड़ रहे थे, 18 अगस्त 1945 का दिन था, तो उनका प्लेन क्रैश कर गया। तो उसी प्लेन क्रैश में माना जाता है कि उनकी डेथ हो गई। लेकिन कई ऐसे किस्से कहानियां फैलाए गए जिनसे कि ऐसा बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, लेकिन मजबूरी थी कि वो इंडिया नहीं आ सकते थे। इंडिया आते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जेल में डालती या फांसी दे देती देशद्रोही बोल के। खैर जो भी हो, लेकिन जनरल बिलीफ यही है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे इस घटना के बाद भी। तो हमको यह मानना पड़ेगा कि 18 अगस्त 1945 के दिन सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। कहां हुई? तो ताइपे में हुई। ताइपे कहां है? ताइवान का शहर है। तो इनकी डेथ के बाद इंडियन नेशनल आर्मी को संभालने वाला कोई बचा नहीं। जापान पहले ही हार चुका था, तो इसका फायदा उठाया ब्रिटिश आर्मी ने। तो ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन नेशनल जो आजाद हिंद फौज है उसके जितने भी लगभग 15 से 20 हजार सोल्जर्स को रंगून में अरेस्ट कर लिया। तो रंगून में अरेस्ट करके उन सबको भारत ले आए। तो इस तरह से आजाद हिंद फौज जो है बिल्कुल खत्म हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस के मरने से 6 महीने पहले ही रास बिहारी बोस की भी डेथ हो गई थी। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों की डेथ हो गई तो आजाद हिंद फौज को संभालेगा कौन? तो अपना रास बिहारी बोस बचे, ना सुभाष चंद्र बोस बचे। और इंडियन नेशनल जो आजाद हिंद फौज है उसके सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने और भारत लेके आए। भारत इसलिए लेके आए कि उनपे मुकदमा चलाया जा सके। तो जब आजाद हिंद फौज बनी थी तो उसमें लगभग 45,000 के करीब सोल्जर्स हुआ करते थे, और उन 45,000 में से 16,000 को तो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर ही कर लिया। कहां कैप्चर किया? रंगून में किया, क्योंकि रंगून ही उनका हेडक्वार्टर था ना। वहां से रंगून से कैप्चर करके इन सबको इंडिया लाया गया, ये सोच के कि तुम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इन पे इल्जाम लगाया कि तुम तो ब्रिटिश क्या, तुम तो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, इंडियन होके इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, तो तुम सब पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो यही सोच के इनको वापस लाया गया और इनका कोर्ट मार्शल की इनकी तैयारी की जाने लगी। कुछ कोर्ट मार्शल तो ऑलरेडी हो भी गए थे। 1943 से ही कोर्ट मार्शल शुरू हो गए थे, यानी आजाद हिंद फौज के जितने लोग पकड़े जाते थे उन सबको देशद्रोही बोल के उन पे मुकदमा चलाया जाने लगा। तो बात करते हैं इस आईएनए ट्रायल की। यही जो मुकदमा इन पे चला, कोर्ट मार्शल चला, इसको आईएनए ट्रायल्स बोलते हैं, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी। तो कुल मिला के 10 ऐसे कोर्ट ट्रायल्स हुए। कोर्ट ट्रायल्स यानी मुकदमे हुए। तो इनमें से पहला मुकदमा काफी फेमस है। तो ये पहला मुकदमा जो है ये 3 लोगों पे चला, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। ये वही प्रेम सहगल है जिनकी शादी लक्ष्मी सहगल से हुई, जो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी उनकी इंचार्ज थी ना, तो उनसे जो शादी हुई, तभी उनकी टाइटल सहगल पड़ गई। तो अब यहां देखो, एक है खान, एक है ढिल्लों और एक है सहगल, यानी एक है मुस्लिम, एक है सिख और एक है हिंदू। तो इस बात को प्रचारित किया गया, कांग्रेस ने पूरे देश में इसको मुद्दा बनाया कि ये लोग देशभक्त हैं, ये लोग अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और अब तुम इनको कोर्ट मार्शल करके फांसी की सजा देनी चाहते हो। तो पूरे अखबार वगैरह में इनके सपोर्ट में आर्टिकल्स छपने लगे। कांग्रेस खुल के इनके सपोर्ट में आ गई और इसको हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी के एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जाने लगा कि एक मुस्लिम, एक सिख और एक हिंदू तीनों मिलके अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तीनों भारत माता के बेटे हैं। तो इस तरह कह के इनको सामने प्रोजेक्ट किया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत खराब हो गई। मैं फिर से यूज कर रहा हूं वर्ड, हालत खराब हो गई, क्योंकि पूरे देश में रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए। कांग्रेस ने इन तीनों को, क्योंकि इन पे मुकदमा चल रहा था ना, तो कोर्ट में इनको मदद पहुंचाने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में सिर्फ लॉयर्स को रखा गया, क्योंकि कोर्ट का मुकदमा है तो उसमें लॉयर्स ही चाहिए।
तो कांग्रेस के बड़े बड़े लॉयर्स, कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े लॉयर्स को कहा कि जाओ और आजाद हिंद फौज के मुकदमे लड़ो, उनकी तरफ से लड़ो। तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट नाम था भूला भाई देसाई का। आप ये नाम याद रखना, कंपिटिटिव एग्जाम में आपको यही नाम पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा केस लड़े भूला भाई देसाई ने। भूला भाई देसाई के साथ और भी लॉयर्स थे, वो थे आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये भी तो लॉयर ही थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और कैप्टन कर्नल होरीलाल वर्मा। ये सब लॉयर्स थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज का केस लड़ा। तो पूरे देश में सपोर्ट मिलने लगा आजाद हिंद फौज के लोगों को। जो लोग अरेस्ट हुए थे सब उनको देशभक्त मानते थे, कोई उनको गद्दार नहीं मानता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर पड़ा कि अगर हमने इनको फांसी की सजा दी तो फिर पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरे देश में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इनको डेथ पेनल्टी मिली थी, पहले इनको फांसी की सजा मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा, तो डेथ पेनल्टी को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया, यानी आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को मौका ही नहीं मिला कि वो इस सजा को अमल में ला पाते। अरे अमल में तो तब लाएंगे ना जब इंडिया में रूल करने का मौका मिलेगा। अब तो उनकी विदाई का वक्त आ गया था। तो ये जो कोर्ट मार्शल्स हुए, इन पे फैसले तो सुनाए गए, लेकिन उन फैसलों को कभी लागू करने का मौका ही नहीं मिला अंग्रेजों को। अब जब इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स चल रहे थे, उसी वक्त भारत में एक और बहुत बड़ी घटना हुई। अब ये घटना क्या हुई कि जो रॉयल इंडियन नेवी थी उसने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। एक्चुअली हुआ क्या था कि 18 फरवरी 1946 के दिन, देखो पहले से ही जो रॉयल इंडियन नेवी में काम करने वाले इंडियंस थे वो ये शिकायत करते थे कि हमको ढंग का खाना नहीं दिया जाता, हमको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, जबकि ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं, जो जिनका मतलब इंडियंस उसी पोस्ट पे हैं, ब्रिटिशर्स भी उसी पोस्ट पे हैं, तो ब्रिटिशर को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन दिया जाता था, जबकि इंडियंस के साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये जो हंगामा शुरू हुआ, ये इसी बात पे शुरू किया गया कि हमको अच्छे से ट्रीट करो, हमें जैसे आप ब्रिटिश सोल्जर्स को खाना पीना देते हो हमको भी वैसे ही दिया करो। और एक और घटना हुई थी कि एक जहाज हुआ करता था HMIS तलवार। तो उस जहाज पे काम करने वाले जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स थे उनको रेटिंग्स कहा जाता था। जो बड़े वाले ऑफिसर्स थे सब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। जो लो रैंकिंग ऑफिसर्स थे उनको रेटिंग कहा जाता था। तो इसको रेटिंग म्यूटिनी भी बोलते हैं। रेटिंग यानी छोटे लेवल के नेवी ऑफिसर्स। तो इन्होंने कहा कि हमको अच्छा खाना नहीं दोगे, हम हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ये लोग कोई मामूली लोग तो नहीं है ना, ये लोग सोल्जर्स हैं। इन्हीं की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती है, इन्हीं की मदद से उनकी नेवी, आर्मी सब चलती है। तो जब तुम्हारे सोल्जर्स ही रिवोल्ट कर देंगे तो फिर तुम रूल कैसे करोगे? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो तभी होती है ना जब सोल्जर्स ही रिवोल्ट कर दें। तो क्या हुआ कि ऐसे ही एक रेटिंग ने ये जो HMS तलवार है इस पे लिख दिया चौक से कि क्विट इंडिया, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया। तो उस रेटिंग को जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। तो उसके सारे साथी इस बात से नाराज हो गए और लगभग 1100 सोल्जर्स, जहाज का नाम याद रखना बच्चों, HMIS तलवार। तो HMIS तलवार के 1100 जो नेवी ऑफिसर्स थे सब के सब हड़ताल पे चले गए कि अब चला लो सरकार। जब नेवी तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेगी तो तुम सरकार कैसे चलाओगे, ब्रिटिश इंडिया में रह के कैसे दिखाओगे? तो ये कहानी शुरू तो हुई बॉम्बे से, लेकिन दूसरे शहरों में भी जो बड़े बड़े जहाज लगे हुए थे, अब नेवी तो जहाजों पे ही रहती है ना, जो उसके ऑफिसर्स रहते हैं। तो यही इसी तरह के हंगामे कराची, मद्रास, कलकत्ता, मंडपम, विशाखापट्टनम, यहां तक कि अंडमान निकोबार आइलैंड में भी स्टार्ट हो गए। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नेवी थी उसने खुलेआम अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। इसमें कुल मिला के 10,000 से 20,000 सोल्जर्स छुट्टी पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। अब जब 10,000 से 20,000 सोल्जर्स स्ट्राइक पे चले गए तो नेवी तो डिसफंक्शनल हो गई ना, नेवी किसी काम की ही नहीं रह गई ना। तो ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि ये लोग आम लोग नहीं थे,
इनके पास हथियार हैं, ये नेवी हैं, ये लड़ना जानते हैं, तो इनसे मुकाबला करना तो आसान था नहीं। तो ये जो कहानी हुई, ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से ब्रिटिश ने बहुत जल्दी भारत छोड़ने का फैसला कर दिया। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने एक भाषण में कहा था कि हमने भारत किसी कांग्रेस के दबाव में आके नहीं छोड़ा था, बल्कि भारत हमने छोड़ा था इसी म्यूटनी के दबाव में आके, क्योंकि ये लोग सोल्जर्स थे, इनको तो 2-3 महीने का वक्त लगता ब्रिटिश को भगाने में। तो ब्रिटिश ने सोचा कि हम जल्द से जल्द अब भारत छोड़ दें, अब हमारे बस का नहीं है कि भारत के लोगों को कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो हड़ताल स्टार्ट तो हुई थी बॉम्बे में, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। तो हड़ताल में जब, क्योंकि ये हड़ताल तो नेवी की थी, लेकिन इसमें भी आम लोग शामिल हो गए, अपनी नेवी के साथ खड़े हो गए भारत की पब्लिक। तो ये भारत के जो लोग थे, जो आम जनता थी, ये अपने हाथ में कांग्रेस के झंडे वगैरह लेके रोड्स पे निकलते थे, और कोई भी सिपाही, कोई भी पुलिस वाला दिखता था तो उस पे लाठी डंडे बरसाने लगते थे। यानी अब तक तो पुलिस जनता पे लाठी बरसाती थी, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट है कि जनता ने ब्रिटिश पुलिस को लाठी डंडों से पीट पीट के उनकी हालत खराब कर दी थी। हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि पूरे हफ्तों तक रोड पे कोई पुलिस वाला नजर नहीं आता था। ना बंबई में, ना कलकत्ता में किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि भीड़ को जाके कंट्रोल कर ले। तो ऐसे मिली आजादी, ठीक है। तो ये आजादी के पहले का आखिरी रिवोल्ट माना जाता है, RIN रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के पीछे INA ट्रायल्स की भी सेंटिमेंट जुड़ी हुई थी। जो वो भी तो सैनिक थे, उनको वहां लाल किले पे खड़े करके बेइज्जत किया जा रहा था। बाय द वे, ये जो INA ट्रायल्स चल रहे थे, ये जो मुकदमे चल रहे थे, ये लाल किले पे चल रहे थे, रेड फोर्ट पे। तो रेड फोर्ट जो है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल बन गया। आज जो हम देखते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट से झंडा लहराते हैं ना। रेड फोर्ट से ही झंडा क्यों लहराते हैं? इसलिए नहीं लहराते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इसलिए लहराते हैं कि रेड फोर्ट जो है पूरे पब्लिक सेंटिमेंट का केंद्र बन गया था, क्योंकि रेड फोर्ट पे INA ट्रायल्स चल रहे थे। तो रेड फोर्ट एक सिंबल बन गया था देश की यूनिटी का। तो ये थी कहानी सुभाष चंद्र बोस की, आजाद हिंद फौज की और RIN रिवोल्ट की।